तो जिनको लगता है कि आर्ट सब्जेक्ट में कुछ नहीं होता, आर्ट सब्जेक्ट बहुत कॉमन सब्जेक्ट माना जाता है और सबको लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि आर्ट सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई एरिया ही नहीं है, मतलब अनलिमिटेड एरिया है। हर 2 मिनट में इतिहास बनता है। अरे समझ बात, आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप लोग को लगता है कि इतिहास 1914 1915 नहीं, हजारों साल पहले की घटनाएं भी इतिहास है। और आज 2023 में जो चीज़ हमारे साथ हो रहा है या देश दुनिया में जो भी हो रहा है, कल का वो भी इतिहास बनेगा। तो इतिहास, उसके बाद ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह है। तो इन सब का अनलिमिटेड एरिया होता है। और एक चीज़ जान लीजिए कि आर्ट्स पढ़ने वाला व्यक्ति सच में बड़ा इंटेलिजेंट होना भी चाहिए, क्योंकि समाज में या जो लड़कों के अंदर एक मोमेंट होता है कि आर्ट्स मतलब क्या, तो घर पे भी पढ़ के लिख लेंगे, लिख तो लेंगे, पास भी हो जाएंगे, मार्क्स भी मिल जाएगा, लेकिन उस डिग्री का क्या, वो डिग्री किस काम की होगी। एक छोटा सा कंपटीशन आपसे नहीं निकलेगा अगर आप ढंग से नहीं पढ़े हैं। तो आज जाइए, आप देखिए किसी IAS IPS का इंटरव्यू देखिए, छोटा सा इंटरव्यू आप यूट्यूब पे खोज के देख लीजिए कि एक IAS IPS का जब इंटरव्यू होता है तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई लिमिट है? 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कौन सा क्वेश्चन आएगा ना तुमको पता है, ना हमको पता है, ना किसी को पता है। तो आर्ट सब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। रह गई कि आपको पढ़ाई अगर करना है, साइंस लोग करके क्या करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। हालांकि हर छोटे छोटे रास्ते खुल जाते हैं साइंस से पढ़ने के बाद, आप जीने खाने वाली ज़िंदगी के लायक हो जाते हैं। जैसे आपने मैथ पढ़ा है, डिप्लोमा कर लेंगे, बीटेक कर लेंगे, किसी कंपनी में 10-15-20 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी, जीने खाने वाला काम तो हो जाएगा। लेकिन आर्ट्स करेंगे तो आप डिप्लोमा नहीं कर पाएंगे, फिर जीने खाने वाली नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सिर्फ जीना खाना है तब तो साइंस बढ़िया है, करके एक छोटा सा कोर्स कर लो, फिर नौकरी करना शुरू कर दो। कॉमर्स वाले भी वही करते हैं, कॉमर्स से करेंगे पढ़ाई, कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे, बैंक ज्वाइन करेंगे, जीने खाने वाली ज़िंदगी चलती रहेगी। लेकिन जो आर्ट्स पढ़ता है, थोड़ा सफ़र लंबा होता है आर्ट्स का, क्योंकि साइंस में इंटर साइंस के बाद अनेकों रास्ते खुल सकते हैं। आप रेलवे में, SSC में, बैंक में, PO बैंक PO में, या बहुत सारे फील्ड होते हैं जहाँ पे आप अप्लाई करके और नौकरी कर सकते हैं इंटर साइंस के बाद। हालांकि बहुत सारे जॉब आर्ट्स बेस पे भी होते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि कभी भी कोई वैकेंसी निकलता है, अगर आपने देखा होगा बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, तो उसमें एलिजिबिलिटी एक मिनिमाइज होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे पोस्ट ऐसे निकलते हैं जिसमें कहता है कि मैट्रिक पास सभी अभ्यर्थियों के लिए, कहते हैं ना, क्या सारे मैट्रिक पास वालों को नौकरी मिल जाती है? नहीं मिलती है, क्योंकि वो नौकरी भले ही मैट्रिक पास में था, लेकिन उसको MA पास वाला भी अप्लाई करता है। अब जिस काम को करने के लिए ठीक है एलिजिबिलिटी तो मैट्रिक पास है, लेकिन हमको MA पास आदमी मिल रहा है तो हम मैट्रिक पास को कहाँ रखेंगे? अरे बात समझ में? तो पहली प्राथमिकता किसको मिल जाती है? MA MSc वाला को। मैट्रिक वाला बेचारा झूलते रह जाता है, भले ही एलिजिबिलिटी मैट्रिक पास है, लेकिन उसको कुछ मिलेगा नहीं। तो पढ़ाई आप आर्ट्स लिए हैं तो कोई अफसोस की बात नहीं है। आर्ट्स को आप बहुत ही सीरियस होकर पढ़िए, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी कंटेंट हैं, आप उसको इस तरीके से पढ़िए कि वो चीज़ें आपके माइंड में इस तरीके से बैठ जाए कि आप दूसरों को अच्छे से समझा सकें। आप जब तक किसी व्यक्ति को कोई बात समझा नहीं पाते, इसका मतलब क्या हुआ कि आप खुद नहीं समझे, है कि नहीं? आपको कोई बात जाके किसी व्यक्ति से कहना है, किसी सिस्टम के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, और आप जाके उसको कैसे समझाएंगे? तब समझाएंगे जब आप खुद समझें। जब आप ही नहीं समझें तो कैसे समझाएंगे? और जब आप समझ लिए हैं ना, तो समझने वाली बात जो होती है, जिसमें लोग समझे होते हैं, जिस चीज़ को लोग समझे होते हैं, उस पर लोग तर्क आसानी से कर लेते हैं, और तर्क में ही इंसान जीतता और हारता है। इंटरव्यू में तर्क ही तो होते हैं। पूछा जाता है कि आप IAS ऑफिसर बन गई और आपका पति एक सिंपल इंस्पेक्टर है, तो फिर आप कैसे मैनेज करिएगा लाइफ को? लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है क्या? लेडीज से पूछा जाता है, तो वो कहती है नहीं, वैसे तो कुछ नहीं होगा। फिर क्यों नहीं होगा? तो तर्क आप कैसे करेंगे जब अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी। तो हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए,
सिविक्स पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, एवरीथिंग, कुछ भी पढ़िए, लेकिन इतना डीपली पढ़िए, इतना ढंग से पढ़िए कि वो आपका हो। और हम जानते हैं कि आप लोगों की लाइफ की शुरुआत अब हो रही है। मैट्रिक पास होना मतलब एजुकेशन के फील्ड में एंट्री लेने का एक क्या होता है, टिकट होता है कि आपने भाई मैट्रिक पास कर लिया, अब आ जाओ एंट्री लो, कहाँ जाना चाहते हो। लेकिन जब तक आपने मैट्रिक नहीं किया तब तक आपके लिए सारे रास्ते बंद मिलते हैं। मैट्रिक पास आपने कर लिया, अब आपको रास्ते मिल गए, चलो भाई क्या चीज़ की तैयारी। सबसे पहले जरूरी है आपको माइंडसेट होना, क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा कि हमको करना क्या है, फिर आपकी सारी पढ़ाई क्या होगी, व्यर्थ जाएगी, बेकार जाएगी, आपका मेहनत बेकार जाएगा। आज आप मर मर के हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी को माइंडसेट कर रहे हैं, पूरा ढंग से पढ़ रहे हैं, रात रात भर पढ़ रहे हैं, दिन दिन भर पढ़ रहे हैं, पूरा एकदम आपको अभी अंदर से एनर्जी है कि मुझे बहुत कुछ बड़ा करना है, और 2 साल के बाद आपका मूड बदल गया, नहीं मुझे ये करना है, फिर उसमें भी आपने एनर्जी दिया, उस पर भी आपने मेहनत किया, फिर 2 साल के बाद आपका मूड बदल गया। क्या लग रहा है, क्या कर पाएंगे आप अपने जीवन में, कुछ कर पाएंगे? ठीक, अगर मुझे क्लियर नहीं है कि यहाँ से कहाँ जाना है, और मैं गाड़ी पे चढ़ूँ फिर उतर जाऊँ, फिर चढ़ूँ फिर उतर जाऊँ, कुछ दूर जा के उतर जाऊँ, क्या लगता है कहीं पहुँच पाएंगे हम? कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए मंजिल तय करो पहले कि जाना कहाँ है। जैसे आप लोग यहाँ आई और आपकी मंजिल क्या थी, इस कोचिंग पे पहुँचना, भटकते हुए कहीं और गई, वहाँ पे आपने पूछा, मंजिल आसानी से मिल गई। अब आपको मंजिल ही पता नहीं है, तो आप जाके किसी से पूछेंगे कि हमको जाना है भाई कहाँ जाना है, तो ये तो पता नहीं है लेकिन जाना है, तो फिर सामने वाला आपको कहाँ का रास्ता बताएगा? भाई भटकते रहो, ये रास्ता जाता है निकल जाओ, नहीं कहेगा ना, ये रास्ता जाता है निकल जाओ, कहीं भी निकल जाओ। जब आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो फिर क्या होगा? इसलिए हम जानेंगे कि आप लोग बताइए कि आप लोग का माइंडसेट क्या है, आप लोग अपनी लाइफ में कहाँ तक आगे जाना चाहते हैं, उसी हिसाब से पढ़ाई होगा तो मज़ा आएगा। क्या बनना? यस, तो हमको डिफेंस लाइन में जाना है। डिफेंस लाइन में और कुछ मतलब तय नहीं किया कि उसमें कौन सा चीज़? बिहार पुलिस। चलिए, तो बिहार पुलिस भी अपने आप में एक छोटा सा नहीं है, छोटा मोटा नहीं है। उसके लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको जानना चाहिए। आपका फिटनेस ज़रूरी है, सबसे पहले बॉडी फिटनेस सबसे पहले ज़रूरी है उसमें, ठीक है, कि वो आप मिला के रखिए हमेशा। शरीर का हाइट क्या मांगता है, जंप कितना मांगता है, रनिंग कितना मांगता है, ये सब रेडी रखिए कि वो सब आपका क्लियर है कि नहीं, ठीक है। उसमें अगर कम बेस आता है तो आप उसे चेंज करने की कोशिश करिए। अगर वो आपके चेंज के बस का नहीं है तो फिर आज ही उसको छोड़ दीजिए। समझिए आप मेरी बात? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मतलब क्या क्या समझ में आ रहा है बताइए? शरीर को फिट रखना है। हाँ कम होगा तो छाट देगा। बिल्कुल छाट देगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अब बिहार पुलिस को चाहिए लड़कों के लिए 6 फीट मान लीजिए, 5 फीट 2 इंच, लड़की को चाहिए 5 फीट 4 इंच चाहिए शायद, और बीपीएससी में 5.2 मांगता है, ठीक है, बीपीएससी के लिए। और बिहार वो फुल फॉर्म से मतलब नहीं है, बीपीएससी एक वही है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। उसमें बीडीओ, सीओ, एसडीएम इत्यादि लोग बनते हैं, ठीक है। तो उसमें उतना मांगता है। हालांकि उसका 3 स्टेप एग्ज़ाम होता है, एक प्रीलियर एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस एग्ज़ाम होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। 3 एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है। तो उसमें भी कुछ ही चीज़ें होती हैं, जैसे आपको बीडीओ सीओ के लिए नहीं मांगेगा, बीडीओ सीओ के लिए हाइट नहीं मांगता है, एसडीएम के लिए हाइट नहीं मांगता है, लेकिन कुछ जो प्रशासनिक सेवा से जुड़ा होता है उसी में हाइट की चर्चा होती है, ठीक है। जिसमें प्रशासनिक, जैसे बीपीएससी में भी तो होते हैं ना, एसडीएम डीएम के नीचे हो गया, एसपी के नीचे डीएसपी वगैरह जो होते हैं, सब बीपीएससी से ही होके जाते हैं, तो उनमें हाइट की आवश्यकता होती है, बाकी और फील्ड के लिए हाइट की आवश्यकता नहीं होती है। मेरा कहने का मतलब था कि अगर आपसे कहा है कि 5 फीट 2 इंच चाहिए ना, और आपका हाइट 5 फीट 1 इंच है, और आप कह रहे हैं बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप जंप कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, ठीक है, उसके बाद भी आपका हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो अब आप ये मत सोचिए ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है, नहीं तो ट्राई ही मत करो, क्योंकि उसके पीछे आपका टाइम वेस्ट होगा। आज किसी भी वैकेंसी में इतने ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं,
कि माइनर माइनर फॉल्ट ढूंढा जा रहा है छांटने के लिए। अब 50 सीट है, सोचिए 50 सीट है और 5000 लोग आवेदन दिए हैं, और उस 5000 में से केवल 50 लोगों को ही चुनना है। कैसे होगा? कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ना छांटने के लिए। हाइट में छाटेंगे, पैर टेढ़ा होगा छाटेंगे, हाथ टेढ़ा होगा छाटेंगे, आंख फड़क रहा है छाटेंगे, अपनी टेढ़ है छाटेंगे, कुछ तो कह के छाटेंगे, कुछ तो कह के छाटेंगे ना जी। सर्टिफिकेट में मार्क्स कम है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपका राइटिंग ठीक, कुछ भी तो कह के छाटेगा ना जी, क्योंकि उसको तो छाटना है। एकदम 5000 में से 85 चाहिए ना। इसलिए अगर आपको लगे कि आप उसमें थोड़ा भी कहीं से डिफिकल्ट मतलब लग रहा है कि आप डिफरेंट आ रही हैं, कहीं से लग रहा है कि हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो सोचना बंद कर दीजिएगा। अब रह गई कि रास्ते बहुत हैं। बिहार पुलिस में आई हैं, बिहार पुलिस का सोच है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन तैयारी करना पड़ेगा। और इसके लिए जीके जीएस पे भी जरूरी है। और जीके जीएस कहाँ से आता है? यही हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, ये ना जीके जीएस है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा तो ये है, ठीक है। तो चलिए आज हम यूज ऑफ गो या गोज ऑन, ये कभी सुने हैं आप? नहीं सर। कि इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किस टाइप के सेंटेंस के लिए इसका प्रयोग करते हैं? देखिए ये सारे यूज पढ़े जाते हैं, लाइक टू स्पोकन कर सकते हैं कि बोलने चालने के लिए। आप बोलचाल की भाषा में ये भी तो कहते हैं ना कि वो दिन भर खेलता रहता है, वो दिन भर खाते रहता है, यार वो दिन भर दौड़ते रहता है, हम जब देखते हैं वो पढ़ता रहता है, ऐसा होता है ना। लेकिन इसी चीज को अगर इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? तो उसमें हम क्या लगाते हैं? गो या गोज ऑन। अब गो गोज, गोज का प्रयोग कहाँ करते हैं? गोज मतलब हो गया V5, वर्ब का 5वां रूप। अब वर्ब का 5वां रूप कहाँ लगाते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, वो भी इंडेफिनिट में। दिमाग में आ रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है? क्या है? नहीं पता सर। क्या है जी? सर सिंगल कैसे बनाते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है? ही, सी, इट, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यानी पर्सन आप पढ़े होंगे तो पर्सन 3 होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर प्लुरल का मतलब होता है जो सिंगल हो, अकेले हो, वो सिंगुलर है, और जिसमें बहुत सारे लोगों का बोध हो से प्लुरल कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन जो वक्ता होता है ना, स्पीकर जो होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। जो श्रोता होता है, जिसको हम सुनाते हैं, जो सुन रहा होता है, उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। और जिस व्यक्ति के बारे में वक्ता और श्रोता बात कर रहे होते हैं, वो होता है थर्ड पर्सन। है समझ में? जैसे हम कहें कि वह चोर है, 4 रुपये में 2 पैकेट सर, हाँ ठीक है बोलो। जैसे अगर हम कहें कि वह चोर है, हमने कहा, आपने सुना, तो वक्ता और श्रोता के बीच किसकी बातें हो रही थी? वह। तो वह कौन हुआ? थर्ड पर्सन। अब मैं कहूं कि आलोक गधा है, तो मैंने कहा और आपने किसके बारे में? यानी वो जो आलोक है क्या है? वो गधा है, तो उसकी बातें हो रही है। किसी थर्ड व्यक्ति की बातें हो तो हम उसे थर्ड पर्सन। अब रह गया कि हमने नाम लिया, वो कितना हुआ? जिसका नाम लिया वो क्या है? एक है ना। अब वो नाम इसमें से हटा देना, क्योंकि जिसका नाम आलोक होगा भड़क जाएगा कि हम ही को बोले हैं। तो नाम हमने लिया, तो कितने लोगों का नाम लिया हमने? अच्छा, मैंने कहा वह चोर है, अब वो कितने लोगों की बात कर रहे हैं हम? वो भी तो सिंगल है, वह चोर है, उसमें कितने लोगों की बात कर रहे हैं हम? तो वो किसमें जाएगा? सिंगुलर में, और थर्ड व्यक्ति हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का हम प्रयोग करते हैं किस तरह के सेंटेंस में? जब ऐसा लगता है कि कोई काम कर्ता के द्वारा होता ही रहता है, यानी जब देखिए वो करता रहता है। चल जा। यहाँ पढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन होता है ना, थोड़ा हवा, ठीक है। अदर कहीं पढ़ाएंगे तो गर्मी होगा,
इसीलिए यहाँ पढ़ाते हैं। पहले तो प्रकृति है यार, वो भी अपना काम कर रहा है, उससे हमको दुश्मनी थोड़ी है, वो हमारे लिए मैंने सब कुछ है। वो हम लोग जिसको भगवान बोलते हैं वो यही तो है प्रकृति। अगर हवा ना बहे तो हम क्या कहते हैं, का भगवान हवा बहाओ ना, कहते हैं ना। बारिश नहीं होता, का भगवान बारिश कराओ ना। ज़्यादा परेशानी होता है जब आप धूप में मरते हैं, का भगवान कितना धूप पी ले बड़ा। सब कुछ भगवान को कहते हैं। मतलब भगवान कौन है? प्रकृति। भगवान कौन है? प्रकृति। प्रकृति ही भगवान है, बाकी भगवान कहीं है नहीं। जो हमारे आसपास पेड़ पौधे, हवा, बादल, सूरज, चांद दिखता है, यही भगवान है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो जब भी आपको लगे कि वह करता रहता है, खाता रहता है, सोता रहता है, पीता रहता है, रोता रहता है, तो उसमें क्या लगाते हैं? गो या गोज ऑन। रूल होगा सब्जेक्ट गो या गोज प्लस ऑन, ठीक है। उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। वह खेलता रहता है, क्या है? वह खेलता रहता है। तो कैसे बनाएंगे? ही। अब थोड़ा बताइए तो इसके बाद क्या लगेगा? गो लगेगा कि गोज लगेगा? हैं? गोज लगेगा। क्यों गोज लगेगा भाई? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, प्लेयर की बात नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो ही गोज ऑन, क्या कर रहा है? खेलता रहता है, प्ले, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा थोड़ा, क्योंकि हम बचपने से बड़ा साफ लिखने वाले आदमी हैं, बड़ी मेहनत किए हैं पढ़ाई में हम, ठीक है। इतना मेहनत किए हैं ना कि जान के भी आपको आश्चर्य होगा, सुन के भी आश्चर्य होगा, और यकीन तो होगा ही नहीं कि एक बार मैट्रिक फेल हैं। इतना हम पढ़ने में तेज़ थे, इतना मैंने पढ़ते थे हम कि एक बार मैट्रिक फेल हैं, दूसरी बार में पास हुए तो कभी फेल भी नहीं हुए, भी बात है। पहली बार तो फेल हो गए, लेकिन दूसरी बार से अभी तक किसी भी क्लास में हमने बीएड तक की पढ़ाई की, एमए बीएड तक की पढ़ाई की, और किसी क्लास में फेल नहीं हुए, और 60 से नीचे किसी में है भी नहीं। तो राइटिंग पे हम लोगों ने फोकस नहीं किया। राइटिंग क्या होता है ना कि बच्चा जब बचपन से पढ़ाई करता है तो उसको मतलब नर्सरी LKG से ही राइटिंग पे फोकस करना चाहिए। और जो बच्चा वहाँ से फोकस नहीं करेगा ना, क्योंकि ये अंगुली का एक कंडीशन होता है। आपने देखा होगा विकलांग लोग जो होते हैं, विकलांग जो पैदा होते हैं, वो अपने पैरों से सारा काम कर लेते हैं कि नहीं? अगर दोनों हाथ नहीं है तो। अब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, फेसबुक पे, कि दोनों हाथ नहीं है और लेडीज है वो अपने बच्चे को कपड़ा भी पहना देती है पैर से, खाना भी खिला देती है पैर से। लेकिन आप जरा करके देखिए तो, वो हैबिट है, उसकी आदत है, उसने शुरू से वही किया है। लेकिन वही है राइटिंग। आप अगर बचपन से इसको सुधारें तो सुधरेगा। आया समझ में? वह खेलता रहता है, तो इस पे आप बना सकते हैं गो ऑन, गो गोज ऑन। समझ में आ गया? अब आता है कि वाक्य क्या करता है? कोई एक ही काम करता है, दूसरा नहीं। अब इसको कैसे कहते हैं? यार जब देखते हैं ना, तू यही करते रहता है, बस यही ही करता है, बाकी कुछ, बस एक ही काम वो करता है। यानी कहते हैं ना कि वो खेलता ही रहता है, दूसरा कोई करता ही नहीं। खेलता रहता है, इसका मतलब क्या? बीच बीच में कोई काम भी कर लेता होगा। लेकिन अगर इसी को बोले कि खेलता ही रहता है, एक ही काम करता रहता है, ठीक है, तो उसको कैसे बनाते हैं? डू डज नथिंग बट। अब इसमें डू डज नथिंग बट का प्रयोग होता है, ठीक है। क्या आ गया इसमें? इसको बोलते हैं यूज ऑफ डू डज नथिंग बट, ठीक है। डू डज नथिंग बट, यानी वह खेलता ही रहता है। अगर ऐसा बोलना हो, तुम पढ़ते ही रहते हो, मतलब पढ़ाई के अलावा कोई काम करते ही नहीं हो तुम। मैं पढ़ाता ही रहता हूं, हो सकता है ना। ड्राइवर गाड़ी चलाता ही रहता है, खुश होता ही नहीं है। तो कोई ऐसा काम होता है जिसको वो करता ही रहता है, दूसरा कोई काम ही नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं? उसमें डू डज नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह खेलता ही रहता है। अच्छा, खेलता रहता है, खेलता ही रहता है में अंतर है ना थोड़ा सा, तो सेंटेंस के प्रेशर पे फोकस करना होता है। तो रूल क्या हो गया भाई? सब्जेक्ट डू या डज
प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। खेलता ही रहता है तो ही डज नथिंग बट प्ले। आया समझ में? कोई डाउट है? चल रहा है? हाँ, क्योंकि डाउट होगा तो दिक्कत होगा, डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कौन ये वाला क्या दिक्कत आ रही है जरा सा? समझ में नहीं आता। ये वाला समझ में आया? तो इसमें समझ में क्या दिक्कत है? आपको ये दिमाग में रखना है, डू डज नथिंग बट, ये यूज हुआ। अब कोई भी वर्ड्स आएगा, सेंटेंस आएगा, नाम आएगा, उसके साथ हम यही लगाएंगे। उसमें डू नहीं लगा सर, डज लगा। हाँ, क्यों? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। सिर्फ एक। अरे भाई, तो अवलिक लगाने का मतलब क्या है? कोई एक लगेगा। अब इसी को हम बोले कि मैं पढ़ाता ही रहता हूं। अब बताइए कैसे बनेंगे इसको? आई डू नथिंग बट, है। देखिए, आप एक एक का जब अर्थ ढूंढिएगा ना तो फिर सेंटेंस का अर्थ बदल जाएगा। सबसे पहले डू डज का प्रयोग हम इंडेफिनिट में करते हैं, वो भी अफर्मेटिव में नहीं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में करते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव चल रहा है। लेकिन अब नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग माने कुछ नहीं, बट मतलब होता है लेकिन। लेकिन यहां समझना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, यूज पढ़ रहे हैं। दिक्कत हो रहा है थोड़ा और इधर कर सकते हो, आंख पे लाइट आ रहा है तो आगे पीछे हो जाओ। तो ये हम यूज पढ़ रहे हैं। अब बचपन में पढ़ाया जाता है इज मने है, आर मने हो, एम मने हूं, पढ़ाया जाता है बचपन में। आप लोग छोटे भाई को पढ़ाती होंगी तो उसमें पढ़ाते हैं ना, बाबू इज मने है होता है, आर मने हो होता है, एम मने हूं होता है, ठीक है, ऐसा करती है ना। लेकिन जब आप पढ़ाई बनाती हैं ट्रांसलेशन कि वह पढ़ता है, हैं? तो कैसे बनाती हैं? ही रीड्स, इसमें कहाँ इज है? मैं पढ़ता हूं, आई रीड, इसमें कहाँ इज है? एम है, क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ रूल्स बनाए गए हैं, समझ गए? तो ये नहीं देखना है कि सर नथिंग मने तो कुछ नहीं होता है, डू तो अच्छा, डू मने करना होता है, डू मने करना। जैसे मैं करता हूं, आई डू, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, मैं यह कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। तो डू मतलब क्या होता है? करना, ठीक है। लेकिन यहां डू का अर्थ करना से नहीं है, ये यूज पढ़ रहे हैं हम। आया समझ में? फ्रेंकली समझ में आया तो ही लिखने में मजा आएगा। वेरी गुड, तो छाप लीजिए। चलिए हम बात करते हैं इसकी। आप जानते हैं कि जब भी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो ट्रांसलेशन में 4 तरीके के सेंटेंस आते हैं। कितने तरीके के? 4। कौन कौन? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। लेकिन इंट्रोगेटिव जो होता है वो 2 तरीके का होता है, यस टू इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू टू इंट्रोगेटिव। है समझ में? हालांकि कुछ सेंटेंस पढ़िएगा तो सेंटेंस तो बहुत टाइप के होते हैं ना। बहुत अति उत्साहित होना वो भी एक अलग सेंटेंस है, सैड वाला सेंटेंस है, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। लेकिन यहाँ ट्रांसलेशन बनाते समय मुख्य रूप से 4 सेंटेंस पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि गो ऑन पढ़ रहे हैं हम कि वह खेलता रहता है। अगर इसी को नेगेटिव में बोलना हो कि वह नहीं खेलते रहता है, क्या हुआ? ये कौन सा सेंटेंस हुआ? नेगेटिव। नेगेटिव माने नकारात्मक, जिसमें नहीं हो। तो अब इसमें क्या करेंगे? नॉट लगा। सिर्फ नॉट या कुछ और? इसमें डू डज नॉट लगेगा, डू डज नॉट, क्योंकि ये इंडेफिनिट का है। इसमें डू डज नॉट लगेगा। यानी रूल क्या होगा? सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, और फिर ये सारा चीज गो या गोज ऑन, तब V1, तब ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी वह नहीं खेलता रहेगा, रहता है, तो ही डज नॉट
गोज ऑन प्ले, ठीक है। ही डज नॉट गोज ऑन प्ले, वह नहीं खेलते रहता है। अरे समझ में, डू डज, अब यहाँ डज क्यों लगा जी, डज क्यों लगा, डू क्यों नहीं लगा, डज क्यों लगा, डू क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा डज का ही प्रयोग होता है, डू का नहीं, ठीक है। इसमें इंट्रोगेटिव भी आते हैं। इंट्रोगेटिव जैसे क्या वह खेलता रहता है, उससे ना बोलचाल में बोलते हैं ना, क्या वह खेलता रहता है, क्या वह खेलता रहता है। आ रहा है समझ में, सेंटेंस में बोल सकते हैं ना, क्या तुम पढ़ते रहते हो, क्या वो दौड़ते रहता है, क्या वह खाते रहता है, क्या आ रहा है ना, जिसमें आपका जवाब क्या होगा, यस या, मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। कौन वाला, नॉट वाला समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, ये भी समझ में नहीं आया, नहीं आया, सर वो वाला है। तुम्हें समझ में आया होगा, इसको समझ में नहीं आया, क्योंकि चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो बता देता है कि सामने वाला, ये सोचे थे बताने। ये समझ गई ना अच्छे से। हाँ सर। तो अगर यहीं पे आई होता, मैं नहीं खेलते रहता हूँ, तो आई डू नॉट गो ऑन प्ले, ठीक है, आई डू नॉट गो ऑन प्ले, क्या वह खेलते रहता है। ऐसे तो बातचीत में करते हैं ना, क्या तुम पढ़ते रहते हो, तो नहीं भाई हम तो और भी कुछ करते हैं, होता है ना। तो इसमें क्या होगा कि डू डज पहले आ जाता है, ठीक है। इसमें रूल में डू या डज, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, नॉट होगा तो नॉट भी लगा देंगे, क्या वह नहीं खेलते रहता है, अगर नहीं आ गया इसी में तो अलग से नहीं वाला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डू डज नॉट, फिर सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद गो या गोज ऑन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और हाउ मच, क्या वह खेलते रहता है, तो क्या होगा डज। अच्छा इसके साथ डू क्यों नहीं लग रहा है जी बार बार, क्योंकि वह है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो डज ही गोज ऑन प्ले। थोड़ा एक और अलग उदाहरण ले लेते हैं, क्या तुम बोलती रहती हो, अगर ये लाइन है कि क्या तुम बोलती रहती हो, कैसे बनाएंगे, डू यू, अब डू लग गया, यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान रखो बार बार, ही सी इट राम, ही सी इट एनी नेम के साथ ही डज लगाते हैं, बाकी सब के साथ डू लगाते हैं, है समझ में। आई होता तो भी डू लगाते, यू है तो भी डू लगाते, वी होता तो भी डू लगाते, दे दोस्त रहता तो भी डू लगाते, ठीक है। तो डू यू, अब यहाँ गो ऑन लगेगा, डू यू गो ऑन स्पीक, क्या तुम बोलती रहती हो, क्या लग रहा है, यूज, ये बोलचाल की भाषा है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव। इसमें आता है WH इंट्रोगेटिव, लिख रहे हो, इसके बाद आता है WH इंट्रोगेटिव। अब WH इंट्रोगेटिव में क्या होगा, किसी ने सवाल कर दिया, WH इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, कि जिस सवाल का जवाब तुम किसी न किसी सेंटेंस के माध्यम से देते हो। देख लो पहले, जैसे वह क्यों दौड़ते रहता है, अब तुमसे कोई पूछे कि वह क्यों दौड़ते रहता है, तो क्या बोलोगे, यस, हैं, पता नहीं। रीजन बताओगे ना, भाई उसको बिहार पुलिस में जाना है, या वो दुबला पतला होना चाहता है इसलिए दौड़ता रहता है, या उसके घर शादी है, कुछ तो रीजन बताओगे। इसका जवाब हाँ या ना में नहीं होता है, इसलिए इसको WH इंट्रोगेटिव बोला जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि रूल, पहले WH वर्ड होते हैं, WH वर्ड समझते हो, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हाउ,
इन सारे वर्ड्स को WH वर्ड कहा जाता है। सुन लो पहले ना, देखना लिखते रहना बाद में। तो WH वर्ड समझ में आता है? क्लियर हुआ? क्या क्या? व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, व्हिच, हाउ, ये सभी वर्ड्स को हम WH वर्ड बोलते हैं। इसके बाद क्या लगाते हैं? डू डज, डू या डज, फिर सब्जेक्ट नॉट होगा तो नॉट, तब गो या गोज, ऑन, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट हाउ मच। आ रहा समझ में कि वह क्यों दौड़ते रहता है? तो वाई, अब इसमें क्या होगा? WH वर्ड लगेगा पहले, फिर अब सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज लगाएंगे, फिर नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर गो ऑन या गोज ऑन तो कॉमन है भाई, जब भी आएगा सेंटेंस तो लगेगा। तो यहाँ क्या होगा? वाई डज ही गोज ऑन रन। है समझ में? वाई डज ही गोज ऑन रन। इस तरीके का जो भी सेंटेंस हो कि जिसमें लगे कि कोई व्यक्ति एक ही काम को करता रहता है, उसकी आदत है उस काम को करना, तो उसमें हम गो या गोज ऑन का प्रयोग करते हैं। और बाकी ट्रांसलेशन का आपने टाइप देख लिया कि नेगेटिव को कैसे बनाते हैं, WH इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, यस इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है। फिर जो मैंने डू डज नथिंग बट बताया उसका भी इसी तरह से बनता है। ठीक है।